हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लॉरेंज समीकरण के बारे में बताया था और हमने बताया था कि इन जो इक्वेशंस निकाली थी एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश है ना, इनको हमने बोला अभी लॉरेंज समीकरण नहीं बोलते क्योंकि इनमें अभी कोफिशिएंट्स है गामा, डेल्टा ये वगैरह, ये हमको कैलकुलेट करने हैं। तो इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर जो समीकरण आएंगे निकल के उनको हम लॉरेंज समीकरण बोलते हैं। तो हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने निकाल चुके हैं कि एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा एक्स, ये समीकरण है। ओके, आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने, याद करो कि जैसे कोई बिंदु है, ये ओ, ये क्या है, कोई बिंदु ओ है और ओ बिंदु से कोई ये दूरी है कोई पी, ये बिंदु ओ है, ये पी पॉइंट है और यहाँ पर एक वृत्ताकार तरंगाग्र है। माना कि ओ कोई सोर्स है, क्या है, ओ कोई सोर्स, यहाँ पे कोई स्रोत रखा है प्रकाश का। अब यहाँ से लाइट निकलती है और निकलते हुए ये आगे बढ़ रही है लाइट और यहाँ पहुँच गई, तो ये एक गोलाकार तरंगाग्र है, ठीक है। और कितने समय में पहुँच गई लाइट? टी समय में। कितने समय में पहुँच गई लाइट? टी समय में। तो हम निकालेंगे, अब मान लो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हैं एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई और जेड। अब देखो कि जब अपन इसको निकालेंगे तो समय क्या, इसका वेग कितना निकल के आएगा, v बराबर ओ पी अपॉन टी, ओ पी अपॉन टी, यानी कि जो लाइट है या c, लाइट की स्पीड क्या है c, जो प्रकाश, ये दोबारा समझो कि कोई पॉइंट O है। अब इस पॉइंट पर आपका प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है। अब यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और लाइट फैली और फैलते हुए लाइट क्या चल रही है, गोलाकार तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है और ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गया ये। अब एक गोलाकार तरंगाग्र है जिसकी दूरी कितनी है, OP। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, क्या है, दूरी समान है क्योंकि गोलाकार तरंगाग्र है। उस गोलाकार तरंगाग्र पर कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। तो अभी तरंगाग्र किस स्पीड से चलेगा, ये आगे बढ़ रहा है c स्पीड से, तो c वेग बराबर OP बटे t। अब OP कितना होगा, OP होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन टी, यही होगा। दूरी तो है OP, O मूल बिंदु है, 0 0 0 कोऑर्डिनेट है इसके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर की पावर हाफ करके अपॉन टी कर दिया, तो ये इसकी क्या निकल के आ गई, चाल। अब आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और टी को इधर पहुंचा दो, c स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, तो ठीक है। इसको इधर ले जाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें या 4 डायमेंशन में बात करें तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या होता है, 0। क्या चीज़ याद रखनी है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है। अगर यहाँ पे है पॉइंट तो भी यही आएगा, अगर यहाँ पे है पॉइंट तो भी यही आएगा, ठीक है। ये बात हुई एस फ्रेम में। अगर मैं समझूँ कि यहाँ मूल बिंदु है O और उसी पर एस है, उसी पॉइंट पर O, इसी पॉइंट पर तो एस है और इसी जैसे अपन ने बता रहे हैं कि इस टाइप से समझा रहे हैं कि ये एक फ्रेम है एस और जब टाइम t बराबर 0 है तो इसी के ऊपर है एस डैश, और यहाँ मूल बिंदु है O और इसी का भी O डैश है। यहाँ पे भी, यहाँ से कोई लाइट बढ़ती है, यहाँ से आपने t बराबर 0 पर आपने शुरू किया स्विच, अब थोड़े टाइम t बाद
यहाँ जब से स्विच करोगे चालू तो प्रकाश बढ़ेगा, प्रकाश किस गोलीय तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र निकलता निकलता टी समय में तरंगाग्र यहाँ पहुँच गया मान लो, ठीक है। अब वो अगर एस से देख रहे हैं तो यहाँ पहुँच गया, एस डैश से भी देखोगे तो भी यहीं पहुँचेगा, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ आपको क्या क्या बता चुका हूँ मैं आपको कि जब आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट से याद करो, आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट्स, आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि प्रकाश का वेग निरपेक्ष है, स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। अब ये प्रकाश ही तो है, चाहे एस में मेजर करो चाहे एस डैश में मेजर करो, वेग तो सी ही आएगा। समझ रहे हो बात को, चाहे आप एस फ्रेम में मेजर करो चाहे एस डैश फ्रेम में मेजर करो, वेग तो क्या आएगा, सी ही आएगा। तो जब वेग ही सी है तो जब टी बराबर 0 पर, जैसे मान लो टी बराबर 0 पर तरंगाग्र यहाँ है, दोनों यहीं कोइंसाइड कर रहा है, और एस से देख रहे हो तो भी वेग सी है, एस डैश से देख रहे हो तो भी वेग सी है। इसका मतलब अगर टी समय बाद अगर ये भी यहाँ पहुँच रहा है तो ये भी यहीं पहुँचेगा। सही बात है कि नहीं है ये बात सही। क्यों? क्योंकि भाई टी सी तो समान है, टी तो अलग है, टी अलग है, इसका टी और इसका टी अलग अलग होगा। इसके एस डैश के लिए एक टी डैश होगा और इसके लिए क्या होगा, टी। तो अगर ये यहाँ पहुँच रहा है तो ये यहाँ होगा अलग। हाँ, अगर टी और टी डैश इस टाइप से सेट हो रहे हैं, अलग अलग है टी, और अगर टी इज नॉट इक्वल टू टी डैश है, टी और टी डैश क्या है, बराबर नहीं है, तो हो सकता है कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाएं। लेकिन अगर टी बराबर टी डैश है तो ये दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एस स्पीड तो सेम रहेगी, स्पीड तो सेम है, लेकिन टी डैश अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी डैश अलग होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये है आपके एस फ्रेम के लिए और ये है आपके एस डैश फ्रेम के लिए। एस डैश फ्रेम है, इसमें समय लग रहा है टी डैश, और यहाँ पर कोई बिंदु है पी डैश और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो इस टी बराबर 0 पर एस और एस डैश का तरंगाग्र यहाँ था, टी समय हुआ जब ये यहाँ पहुँचा, टी डैश समय हुआ जब ये यहाँ पहुँचा एस डैश में। लेकिन चाल तो दोनों के लिए सेम रहेगी प्रकाश की, एस से मेजर करो चाहे एस डैश से। तो एस डैश फ्रेम के लिए बात करें, एस डैश फ्रेम के लिए, एस डैश फ्रेम के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या निकलेगा, सी बराबर, चाल तो सेम रहेगी, ओ डैश पी डैश, ओ डैश पी डैश, ये दूरी ओ डैश पी डैश अपॉन टी डैश, ओ डैश पी डैश अपॉन टी डैश। इसको देखो, ओ डैश पी डैश क्या होगा, वही एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन टी डैश। इसको स्क्वायर कर दो, यानी कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या फ्रेम कोई सा भी हो, क्या फ्रेम कोई सा भी हो, कहीं भी मेजर करो, ये चीज़ हमेशा 0 होती है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0 होता है। अगर आप एस में बात कर रहे हो, अगर एस डैश में बात करोगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। इसको बोलते हैं अंतराल, अंतराल, इसको इंटरवल, इंटर है ना। ये क्या होता है, 0 होता है। इंटरवल क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। अगर एस डैश में मेजर करोगे तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। चाहे फ्रेम की स्पीड कुछ भी हो, समझ रहे हो, चाहे स्पीड कुछ भी हो, हाँ रिलेटिविस्टिक जरूर होनी चाहिए, रिलेटिविस्टिक जरूर होनी चाहिए स्पीड, यानी कि सी के आसपास होनी चाहिए। चाहे सी के आसपास है, cy2 है या cy5 है, cy10 है, कुछ भी है, लेकिन ये इंटरवल है एक्स स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ एस या एस डैश दोनों फ्रेम में क्या आएगी, सेम रहेगी और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने निकाली।
अब जो समीकरण नंबर 5 है, इस समीकरण 5 को इस इंटरवल से कंपेयर कराना है। इस समीकरण 5 को किससे कंपेयर कराना है? इंटरवल से। तो लिखो, अतः समीकरण 5 से, समीकरण 5 से एक्स डैश स्क्वायर की जगह ये लगाओ, यानी कि गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। पूरी फिजिक्स में जो सबसे हार्ड पड़ेगी ना, तो यही एस टी आर पड़ती है। तो आप इसको ढंग से समझो थोड़ा सा, ठीक है। एस टी आर थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ी टिपिकल भी है ना। जो टॉपिक है टिपिकल है थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल नया है सब कुछ इसमें, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो इसको, है ना। तो एक्स डैश स्क्वायर की जगह मैंने ये लगा दिया, प्लस वाई डैश स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, प्लस जेड डैश स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस सी स्क्वायर। और टी डैश स्क्वायर की जगह बताओ, टी डैश स्क्वायर ये रहा, यानी कि गामा टी प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये क्या होता है? 0। आप इसको खोलो एक बार, तो गामा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x वी टी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गामा टी डेल्टा एक्स, ओके, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग करो, वाई स्क्वायर के अलग, जेड स्क्वायर के अलग। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लो पहले, तो इसके अंदर बचा गामा स्क्वायर, समझ रहे हो बात। एक्स स्क्वायर आपने लिया कॉमन, तो इधर ये बचा आपका गामा स्क्वायर, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर ये रहा, यानी कि माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, वाई स्क्वायर प्लस और कहीं नहीं है, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से पहले आप टी स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, टी स्क्वायर कहाँ पे है? एक टी स्क्वायर ये रहा, एक टी स्क्वायर ये रहा, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। आपने कॉमन क्या लिया है? माइनस टी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे लगा दो एक माइनस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस टी स्क्वायर गया था, यानी कि प्लस सी स्क्वायर और गामा स्क्वायर। नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ बच रही है? एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, इन दोनों को लिख दो। तो ये माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर एक्स वी टी, और इधर ये वाली टर्म आएगी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा टी डेल्टा एक्स बराबर 0। आप देखो, अब आप कंपेयर करो कौन सी समीकरण से? इस वाली समीकरण से। इसको कोई नाम दे लो, समीकरण नंबर 6, ये समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 से कंपेयर करो इसको। समीकरण 6 से कंपेयर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ ये कोफिशिएंट आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। अगर मैं इसको समीकरण 6 से तुलना करने पर, समीकरण 6 से तुलना करते हैं तो देखो, समीकरण 6 से तुलना करोगे तो आपका ये निकल के आएगा गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए सी स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, समीकरण ये है, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0, ये होती है समीकरण। इससे कंपेयर करनी है तो ये बन गया 1, ये 1, ये इसकी जगह क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर, इसका मतलब माइनस के गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। एक बार इसको देखो टर्म को, ये कौन सी टर्म है, टी स्क्वायर की टर्म है, यानी कि गामा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है। ये क्या है, गामा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही टर्म है। और ये टर्म नहीं होनी चाहिए, ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट क्या है 0, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट टर्म है ये क्या है 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 2 माइनस 2 गामा स्क्वायर एक्स वी टी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा टी डेल्टा एक्स बराबर 0। अब ये अपन के पास 3 समीकरण आ गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, हमको गामा का मान निकालना है। इसको सॉल्व करो सबसे पहले, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड दे दो। इसको फर्स्ट को सॉल्व करो, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये भी सी स्क्वायर, इसको एक साइड ले, यानी कि माइनस के गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस गामा स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर और माइनस इधर चल जाएगा 1 माइनस गामा स्क्वायर। या एक काम करो, गामा कॉमन ले लो, माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, गामा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। गामा बराबर क्या आएगा, सी अपॉन अंडर द रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और इसको और भी सॉर्ट करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो सी अपॉन सी कॉमन ले लो, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट से निकलेगा बाहर, तो सी, यानी कि सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सी कैंसिल हो गया, तो गामा बराबर ये टर्म आती है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गामा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। ये जो टर्म है ये रिलेटिविस्टिक टर्म है। कौन सी टर्म है, रिलेटिविस्टिक टर्म। अगर इस टर्म में हम ये जो इसकी वजह से ही आ रहा है सब कुछ, अगर ये टर्म 1 हो जाएगी तो रिलेटिविटी खत्म हो जाएगी, और ये टर्म अगर v c के आसपास पहुंच जाएगा तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो जो भी चेंज आ रहा है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, वो कौन सी टर्म की वजह से आ रहा है, इस टर्म की वजह से। तो गामा बराबर 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म तो गामा निकल गया। अब आप इस वाली को सॉल्व करो और यहाँ से क्या निकालो, आप डेल्टा निकालो एक बार। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट लो इसका। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखो समीकरण 2 में से कौन कौन कॉमन है, x और t। x और t इन दोनों को कॉमन लेके 0 में दे दो तो क्या बचेगा, और 2 है तो 2 और 2 कट गई, तो क्या बचा आपके पास v स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर v बराबर, ये इधर चल जाएगा और ये आ जाएगा सी स्क्वायर
गामा डेल्टा, ठीक है, यही आएगी टर्म। माइनस माइनस, ये माइनस को इधर की साइड ले जाएंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा गामा स्क्वायर v माइनस के गामा स्क्वायर v बराबर c स्क्वायर गामा डेल्टा, c स्क्वायर गामा डेल्टा। यहाँ से आप डेल्टा निकालो, डेल्टा एक गामा काट दो, एक गामा काट दो तो क्या बचेगा, माइनस गामा v माइनस गामा v बराबर c स्क्वायर डेल्टा, माइनस गामा v बराबर c स्क्वायर डेल्टा, यानी कि डेल्टा बराबर माइनस गामा v अपॉन c स्क्वायर। तो ये टर्म आई एक। तो ये दोनों टर्म आ गई अपन के पास। जो हमने लॉरेंज इक्वेशन निकाली थी उनमें 2 ही टर्म की जरूरत पड़ रही थी, एक तो चाहिए था हमें क्या, डेल्टा, और एक चाहिए था हमें गामा। अब आप समीकरण याद करो, समीकरण क्या है, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर क्या था, गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। यही था। इस समीकरण में आपको क्या करना है, एक्स डैश बराबर गामा की जगह ये लगा दो, एक्स डैश बराबर गामा की जगह ये लगा दो, तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो पहली समीकरण आई लॉरेंज की, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी और गामा, गामा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। वाई डैश बराबर तो वाई आएगा, जेड डैश बराबर जेड आ जाएगा, और टी डैश बराबर निकालो, टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा ये रहा, डेल्टा की जगह माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर, गामा गामा कॉमन, यानी कि गामा कॉमन आ गया तो टी माइनस एक्स और है शायद, टी डैश बराबर, हाँ एक्स और है इसमें, है ना, गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि टी डैश बराबर गामा की जगह मान लगा देना, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण है 4, इनको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या है ये, इनको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आज हमने कंप्लीट किया है क्या, लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इन लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज करके हम क्या लगाएंगे, जैसे अभी तो हमें क्या ज्ञात था लॉरेंज में, दोबारा समझा दो आपको ब्रीफ में, क्या काम किया है हमने, हमें एक्स वाई जेड और टी 2 फ्रेम थे, एक एस और एक फ्रेम था एस डैश। एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड और टी, एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात थे एस फ्रेम के, हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात थे एस फ्रेम के, एस फ्रेम मतलब एक्स वाई जेड और टी ज्ञात थे, एक्स वाई जेड और टी की मदद से हमने निकाले हैं एस डैश के कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। देख लो आप, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी गामा, गामा का मान 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं ये सारे हमें ज्ञात हैं, एक्स हमें ज्ञात है, वी जिस स्पीड से वो फ्रेम चल रहा है, जिस स्पीड से वो फ्रेम एस डैश फ्रेम चल रहा है वो वी है, टी समय है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो आप, इसमें मजे की बात क्या है, अगर मैं v को, जो फ्रेम है अपना स्पीड वाला एस डैश फ्रेम है v, इसको मैं बहुत कम कर दूं किससे, c से। अगर हम एस डैश फ्रेम जो चल रहा है उसकी स्पीड को बहुत कम कर दूं तो क्या होगा, देखो आपके पास गामा है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब v को जब कम कर दोगे तो 1
ये बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा का भाग लगेगा तो बहुत कम आएगा। और 1 में से कुछ भी, जैसे 1 माइनस 0.00 ऐसे आया कुछ, तो इसमें से 1 में से माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, यानी कि 1/√1 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1, और 1/√1 यानी कि 1, यानी कि गामा निकल के आ गया आपका कितना, 1। और अगर मैं इस गामा को इसमें लगा देता हूँ, x डैश बराबर गामा x, यहाँ पे है x डैश बराबर गामा x माइनस वी, तो गामा अगर 1 हो जाएगा तो देखो ये लॉरेंज की समीकरण है, गैलीलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। गैलीलियन समीकरण यही तो थी, x डैश बराबर x माइनस वी। गैलीलियन समीकरण क्या थी, x डैश बराबर x माइनस वी। तो अगर मैं फ्रेम की स्पीड को, जो हमारा रिलेटिविस्टिक फ्रेम है, जो प्लेन चल रहा है, उसकी स्पीड को क्या कर दूं, बहुत कम कर देते हैं, तो जो लॉरेंज की समीकरण है गैलीलियन में अपने आप क्या हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो रिलेटिविस्टिक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है गामा, और गामा कितना होता है, गामा होता है 1/√1 माइनस v²/c², इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक टर्म। ठीक है, तो आज हमने ये काम किया है। अब कल क्या करेंगे हम, ये x डैश y डैश z डैश है, इसी प्रकार से इन x डैश y डैश z डैश से हम निकालेंगे क्या, u x डैश u y डैश u z डैश, यानी कि स्पीड बनाएंगे। अब स्पीड निकालेंगे हम, मतलब कि हमें s फ्रेम में किसी कण की या किसी पार्टिकल की क्या है, स्पीड पता है, किसी अन्य फ्रेम s डैश में हम उसकी स्पीड ज्ञात करेंगे। जब स्पीड निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हम उसको द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके उसका फोर्स निकालेंगे, यानी कि इनको बोलते हैं लॉरेंज समीकरण। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।